नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। कभी नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की औरंगाबाद की रैली और बेगूसराय की रैली में उपेंद्र कुशवाहा का ना पहुंचना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि कुशवाहा अगर वहां नहीं गए हैं तो हो सकता है कि कुशवाहा अभी किसी पद पर नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस वजह से वो वहां पर नहीं गए। लेकिन सवाल यह है कि कुशवाहा अब तक चुप हैं, उनकी चुप्पी क्या कुछ कहती है। इंद्रमोहन सर, क्या कुशवाहा चिराग पासवान के बाद दूसरे नंबर के नेता वही है जो एनडीए में असहज हो रहे हैं? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसे देखे तो जीतन राम मांझी औरंगाबाद की रैली में बिल्कुल गए हुए थे। जीतन राम मांझी की मौजूदगी बता रही थी कि एनडीए अपनी ताकत भी दिखाना चाहती है। भले ही वो कार्यक्रम सरकारी के बाद जो है वो पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन पहले वो सरकारी कार्यक्रम था जिसमें सरकारी योजनाओं का शिलान्यास होना था, कुछ कार्यक्रमों का उन्होंने उद्घाटन भी किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर जीतन राम मांझी थे, ऐसे ही चिराग पासवान का भी, पशुपति पारस भी थे। पशुपति पारस चूंकि केंद्र में मंत्री हैं। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम बदल गया है। उपेंद्र कुशवाहा काफी एक्टिव है। अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के पीछे की राजनीति को देखें तो जब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया तो उस वक्त ये लग रहा था कि जेडीयू में वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जेडीयू से वो दूर होते चले गए। दूरी इतनी बढ़ी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। पार्टी इस बात पे उन्होंने छोड़ा कि आरजेडी के साथ जब सरकार में गए तो उनका कहना था कि आरजेडी हावी हो रही है और वो ऐसे में इस पार्टी के साथ काम नहीं कर सकते, कोई पूछ नहीं रहा। अब वही पूछ एक बार फिर से लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में नहीं हो रहा है। उसे आप ऐसे समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अभी फिलहाल एक भी विधायक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इसके पहले का लोकसभा चुनाव 2014 में जीते थे। उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद का जो लोकसभा चुनाव लड़े वो हार गए। अब उपेंद्र कुशवाहा जब लोकसभा चुनाव लड़े भी थे तो बीजेपी के खिलाफ वो खड़े हुए थे। अब ऐसे में यहां देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जो सीटों का बंटवारा है, 40 सीटों के बंटवारे में से आखिर उनके हिस्से कितनी सीटें दी जाए और कौन सी सीट दी जाए, क्योंकि वो जिन सीटों की बात कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी लड़ना चाहती है वो खुद लड़, वो सीटें ऑलरेडी जो है वो बीजेपी के पास है, वो जेडीयू के पास भी नहीं है। बीजेपी को अपने सांसद को वहां पर डाउन करना होगा और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दी। वर्तमान उनका जो राजनीतिक कद है उस हिसाब से लगता है कि आपको बार्गेनिंग करते हुए उपेंद्र कुशवाहा सीटें 2 या 3 जिस तरह से उनके पार्टी के प्रवक्ता अक्सर कहते रहते हैं, तो इस तरह से बार्गेनिंग में भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि जेडीयू के आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को वो सीटें दे दी जाएंगी जो उनकी डिमांड है। अगर नहीं दी जाती है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, क्योंकि इसी लालू प्रसाद का विरोध करते हुए नीतीश कुमार से अलग होकर के उन्होंने अपना दल बना लिया। तो अब कुशवाहा के पास विकल्प क्या होगा अगर एनडीए से उनकी नाराजगी बढ़ती है तो? देखिए, अगर एनडीए से उनकी नाराजगी बनती है तो पिछली बार की तरह ही वो इस बार के लोकसभा चुनाव में एक तीसरा गठबंधन भी बना सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका एक गठबंधन था जिस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार उनकी मुश्किल ये है कि वो इंडिया गठबंधन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां पहले से आरजेडी मौजूद है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और उन्होंने सारे सवाल आरजेडी को लेकर ही किए थे। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, जब नीतीश कुमार ही पाला बदल ले रहे हैं तो कोई दूसरा नेता अगर पाला बदलता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती बिहार की राजनीति के लिए। लेकिन इसे आपको ऐसे समझना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में शायद नहीं जाएंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन उनके पास यही बचता है कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारें या एक तीसरा गठबंधन बनाएं। ये गठबंधन एआईएमआईएम के साथ हो सकता है, पप्पू यादव की पार्टी के साथ हो सकता है। बसपा ने ऐलान कर दिया है कि वो 40 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी, तो मे भी अगर बसपा भी इनके साथ जुड़ती है तो बसपा के भी अपने कैंडिडेट होंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल ये भी है कि अगर वो 2 सीटें भी फिलहाल मांग रहे हैं तो उन 2 सीटों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें दी जाती है तो फिर हमको कितनी सीटें दी जाएगी, फिर चिराग की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी, फिर पशुपति पारस की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी। लेकिन क्या यही वजह है, चूंकि देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग का भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है, अपने कैंडिडेट का ऐलान करती है, 195 में बिहार का नाम नहीं होता है, तो सीट शेयरिंग का जो आप अभी मामला समझा रहे थे कि अगर कुशवाहा को 2 दे दिया जाएगा तो चिराग पासवान, पशुपति पारस जिनकी केंद्र में पशुपति पारस के 5-5 सांसद हैं, मंत्री हैं, जीतन राम मांझी की बात करें तो कुशवाहा से ज्यादा बार्गेनिंग पावर उनकी हो जाती है कि विधायक हैं उनके, एमएलसी हैं उनके। तो ऐसे कंडीशन में
यही एक वजह है सीट शेयरिंग का जो पेंच नहीं सुलझ रहा है और बिहार का नाम नहीं आया पहले फेज में? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों के बीच बातचीत फाइनल नहीं हुई है और ये भी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में इसमें बातचीत हो जाएगी। कुछ सीटों को लेकर बात फंस गई है, जिसमें चिराग की ही सीटें हैं, साथ में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। जेडीयू और बीजेपी ने लगभग अपना फाइनल कर लिया है, लेकिन बाकी के जो सहयोगी हैं उनकी सीटें कम हो सकती हैं और ये मामला इस कदर फंस गया है कि इसे लेकर अब फाइनल राउंड की बातचीत होनी है। ये कहा जा रहा है कि 9 से 10 तारीख तक या 11 तारीख के बाद इस बात पर मुहर लग जाएगी कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी और कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा की बार्गेनिंग पावर एनडीए गठबंधन में फिलहाल कितनी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बातचीत कर कुशवाहा अपने पाले में कितने सीटों को ले पाएंगे, या बिहार राजनीति में कुशवाहा कितने प्रासंगिक हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।